आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अब तक अपन ने नॉर्मलता, मोलरता वगैरह पढ़ी है। पिछला वीडियो था उसमें नॉर्मलता, फॉर्मलता इनके बारे में पढ़ा और इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, और इस वीडियो में अपन देखते हैं पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता देखो क्या है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब देखो क्या है, पार्ट भाग प्रति 10 लाख। और 10 लाख का मतलब क्या होता है, देखो 10 लाख का मतलब है 10 की पावर 6। 10 लाख का मतलब कितना है, 10 की पावर 6। और देखो सिंपल वही चीज़ें हैं सब। पहले अपन क्या करते थे, शुरुआत में अपन 100 पे बात करते थे जब प्रतिशतता में बात करते थे। उसके बाद में अपन 1 लीटर पे आए यानी 1000 ml पे आए, और अब कितने पर आ गए, यानी 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और अब कितने पर है, 10 की पावर 6 पर। तो देखो अपन लिख सकते हैं कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित हो, कितने में, 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं, पीपीएम सांद्रता। सूत्र क्या बन जाएगा इसका, देखो। और देखो दोनों मात्राएं सेम होंगी। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में है तो विलियन भी टोटल ग्राम में लिखा जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, विलेय के भार भाग बटा विलियन के भार भाग। ठीक है, ये चीज। और इस चीज को अगर आप ग्राम में लिखते हो ऊपर, तो नीचे भी आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। और कितने में है, 10 की पावर 6 भार भागों के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। जब 100 पे बात करते थे प्रतिशतता में तो 100 का गुणा करते थे। ठीक है, ये चीज़ है। और अब इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन अपन करें छोटा सा, और इसका जो उपयोग है मेनली पीपीएम सांद्रता का जो यूज़ है वो एक तो क्या है, समुद्री जल में या जो एक नॉर्मल जल है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और कठोर जल के अंदर जो आयन होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, उनकी सांद्रता को बताने के लिए भी पीपीएम सांद्रता का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखो, ये नोट करते जाना और चीज़ों को रिवाइज करते जाओ। पिछले वाले वीडियो में जो बताया था उसको भी आप रिवाइज कर लेना। इससे क्या चीज़ें कनेक्ट रहती हैं और याद भी आसानी से रहता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि 5.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन 1 किलोग्राम जलीय विलियन में घुली है तो पीपीएम सांद्रता क्या होगी, ये पूछा है इसमें। पीपीएम सांद्रता क्या होगी, तो देखो सिंपली पीपीएम सांद्रता के लिए पीपीएम सांद्रता पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 की पावर 6। और देखो ये क्या चीज़ है, ये विलेय पदार्थ है ऑक्सीजन। और ऊपर अपन लिखते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा, तो ये 5.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। और एक चीज़ यहाँ विलियन का भार भाग कितना है, 1 किलोग्राम। विलियन का कितना है, ये विलियन का भार भाग है, और ये किसका है, विलेय का भार भाग है। ठीक है, ये विलेय का और ये किसका, विलियन का। और बताओ
जो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो बताओ यहाँ पे कितना लिखूंगा? 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 6। यह आपके फॉर्मूले में था 10 की पावर 6। तो बताओ यहाँ से क्या होगा? देखो, अच्छा ये 10 की पावर 3 जो है, ये अगर आप 6 से इसको करना चाहते हो, काटना चाहते हैं, तो ये 5.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू यहाँ पे कितना बच गया? 10 की पावर 3। और देख लो ये सेम चीज़ है, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 प्लस की है, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल। इस वजह से अपना आंसर कितना बन जाएगा? पीपीएम सांद्रता का 5.5 पीपीएम पार्ट पर मिलियन। इस प्रकार से पीपीएम सांद्रता को निकाला जाता है। पीपीएम सांद्रता का जो उपयोग है वो समुद्री जल में ऑक्सीजन को बताने के लिए तथा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता को बताने के लिए किया जाता है। फिर देखो आगे, ये चीज समझ में आ गई होगी, पीपीएम सांद्रता। फिर एक और सांद्रता से संबंधित बिंदु है आपका, वो है मोल अंश। क्या है? मोल अंश। ये इसे आप लोग मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, मोल प्रभाज। और इंग्लिश में आप कहना चाहो तो कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कह सकते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन ये है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन, और इसको इंडिकेट किसके द्वारा किया जाएगा? एक्स के द्वारा किया जाएगा। इंडिकेशन इसका किसके द्वारा होगा? एक्स के द्वारा। समझना जरूरी है मोल अंश क्या मतलब है। देखो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ थोड़ी सी। विले विले या यूँ करो आप, किसी मिश्रण में, साथ साथ लिखते जाओ, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी घटक, मिश्रण मतलब वही विलयन, और कम से कम कितने घटक होते हैं? शुरुआत में बात कर लिए थे अपन, किसी विलयन को बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 घटकों की आवश्यकता होती है, विलेय और विलायक। तो किसी मिश्रण में उपस्थित किसी घटक के मोल तथा कुल मोलों का अनुपात ही क्या होता है? कुल अनुपात क्या कहलाता है? कुल अनुपात ही x कहलाता है। आराम से, ये इसकी लैंग्वेज हो गई। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सूत्र, फॉर्मूला इसका बन गया मोल अंश से x, या फिर ऐसे ठीक है लिख दो, विलेय या किसी घटक के मोल, विलेय भी मान सकते हो, किसी घटक के मोल बटा घटकों के कुल मोल, घटकों के कुल मोल। देखो ये हो गया घटकों के कुल मोल, ये चीज तो ये। और अब थोड़ा और समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि कैसे क्या एक मिश्रण है। नोट कर लेना, एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ से। देखो मैंने लिखा, माना कि एक मिश्रण है, एक मिश्रण में 2 घटक A व B हैं तथा
उनके मोल अंश, या इतना मत लिखो, यही खूब है, इसी से समझा देंगे। ए और बी है, तो ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक है, ए घटक और बी घटक है। मैं सबसे पहले कहता हूं कि इसमें जो मोल अंश है, मोल अंश ए घटक के लिए मैंने कहा मोल अंश, इसको मैं कह देता हूं अक्ष ए, अक्ष से बताता हूं। इसके लिए क्या कहता हूं, अक्ष बी। दूसरी चीज मैं इनके मोलों के बारे में जानना चाहता हूं, मोल कितने हैं। जैसे ए है तो इसको Na लिख दो, ये बी है तो इसको क्या लिख दोगे, Nb लिख दोगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कि अलग अलग घटकों के मोल अंश कितने हुए। इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कुल मोल जो मिश्रण है उसमें कुल मोल कितने हैं, तो आप कहोगे Na प्लस Nb। ये क्या है, कुल मोल है। Na प्लस Nb क्या है, कुल मोल। ठीक है, हाँ जी। फिर आप एक विशेष घटक के मोल अंश निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि ए घटक के मोल अंश, ए घटक के मोल अंश, और उसको x से कहा आपने, तो ये क्या हो गए, खुद के मोल ऊपर, खुद के मोल कितने हैं, खुद के मोल हैं Na, यानी किसी घटक के मोल बटा कुल मोल, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये हो गए किसके, ए घटक के। तो फिर बी घटक का क्या होगा, बी घटक के मोल अंश, बी घटक के मोल अंश यानी xb। सिंपल, xb बराबर जिस घटक के मोल अंश निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर, Nb अपॉन कुल मोल नीचे, Na प्लस Nb। ये चीज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको डेराइव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये चीज़ आप नोट कर लो, सही डाल देता हूँ। अब इसको देखो, आगे देखो, मोलेंस के लिए अपन एक चीज़ लिख सकते हैं कि अगर कोई मिश्रण है तो मिश्रण में उपस्थित घटकों के मोल अंशों या मोल प्रभाजों, मोल अंशों का योग हमेशा एक के बराबर होता है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पूछी जाती है, एक के बराबर होता है। जो भी घटक हैं उनके मोल अंशों का योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है चीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक घटक अपन ने माना था, ए घटक, उसका मोल अंश क्या है XA, प्लस दूसरा घटक क्या माना था XB, उसका मोल, दूसरा घटक क्या माना था B, उसका मोल अंश क्या है XB। तो इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, हमेशा एक के बराबर होगा। इस बात को हम समझ भी सकते हैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एक, जिससे बात समझ में आ जाए पूरी। जैसे मैंने लिखा कि साहब कोई मिश्रण है, ये कोई मिश्रण है और मिश्रण में कितने घटक हैं, घटक हैं 2। कौन कौन से घटक हैं, सीधा ही A और B घटक। ठीक, क्वेश्चन को इसी टाइप से देख लो आप, A और B घटक। एक के जो मोल हैं, और कहने में तो वैसे x, अगर ठीक है मोल देख लेते हैं अपन, मोल इसको Na से बताएंगे इसके मोलों को, और इसके मोल मैंने कहे 2 हैं जी। कितने मोल हैं, 2।
और इसके मोल हैं 5। ठीक है, ए घटक के मोल कितने हैं 2 और बी घटक के मोल कितने हैं 5। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए घटक के मोल अंश यानी XA क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपना। एक का ही पूछा है, ए घटक के, बी का भी पूछ सकता था बट हमने एक के लिए माना है यहाँ। ए घटक के मोल अंश XA ये पूछ रहा है, तो तरीका सिंपल वही होगा। कैसे क्या करते हैं देखो एक बार, ये ऊपर वाला यहाँ से मिटाता हूँ, फिर अपन समझते हैं बात को। और ये आपके सामने देखो चीज है, अभी बताई थी XA प्लस XB बराबर A, सभी घटकों के मोल अंशों का योग हमेशा एक के बराबर होगा। ये बात हम सिद्ध करना चाहते हैं। देखो आप सॉल्यूशन, आप क्या चाहते हो, हम XA चाहते हैं सर XA, तो XA मतलब आप Na अपॉन Na प्लस NB। हाँ जी, तो Na कितना है जी, Na मतलब ए घटक के मोल, ये है क्या 2, हाँ जी, और NB कितना है 5 मोल, बिल्कुल 2 मोल और 5 मोल। क्लियर दिख रहा है सब। चाहिए क्या XA मिल जाएगा, Na कितना 2, इस चीज को मिटा देता हूँ, अभी साइड में लिख लेंगे, 2 बटा Na 2 प्लस 5, बताओ आंसर कितना आया 2/7। ये क्या आया, ए घटक के मोल अंश आए, लेकिन अभी तो सिद्ध नहीं हो पाया। हमने तो कहा था सभी घटकों के जो मोल अंशों का योग है वो 1 के बराबर होता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि बी घटक के मोल अंश भी एक बार निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ के देखो, अगर 1 आ जाता है तो बात सही है। चलो अपनी तरफ से कर लेते हैं ये काम भी, ठीक है। ये भी मिटाता हूं मैं। हाँ सर XB भी निकालो, चलो पूछा तो नहीं था लेकिन बात को समझने के लिए निकालो। भैया क्या XB का मतलब NB अपॉन Na प्लस NB होगा क्या, बोलो होगा, हाँ जी। तो NB 5 था, अभी यहाँ लिखा था अपन ने, NB 5 और Na 2, तो 5/2 प्लस 5 बराबर कितना 5/7 बना गया इसका मोल अंश। हाँ सर 5/7 बन गया। अच्छा, और आप ऐसे कह रहे थे कि ये इति सिद्धम, मतलब ये सिद्ध करो कि XA प्लस XB बराबर 1, ये हम चाहते हैं कि ऐसे होता है क्या, पक्का बिल्कुल होता है जी। कैसे, आपके पास XA भी आ गया और XB भी आ गया, ठीक है। एक तरीका और था XB निकालने का, वो भी उससे भी आ जाता, ये मेथड भी ठीक है। तो बताओ XA प्लस XB, क्या देखें एक आएगा क्या, चलो आओ भैया तो इधर आ, 2/7 प्लस 5/7, आप ही बता दो क्या हो जाएगा। 2 5 7 सेम सेम है मामला, सोल्व कर लो चाहे। तो क्या इसका आंसर रियल में 1 बनता है क्या। देखिए बात सिद्ध होती है सच में कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित जो घटकों के जो मोल अंश हैं उनका योग हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। एक इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि अगर XB, ये काम अपन ने करा है ना, इस काम को अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। वो कैसे, उस बात को भी आप समझो। देखो अगर अपने को इस फॉर्मूले से आओ, चलो ठीक है, XA प्लस XB बराबर 1, ये जानते हैं पक्का है ये। तो क्या यहाँ से आपको XA तो पता चल गया, XA तो पता चल गया, क्या XB निकालना चाहते हैं क्या। हाँ जी, XB बराबर अब कितना बन गया उसमें देख लो। क्या XB चाहते हो तो XA को उधर ले जाओगे क्या वो माइनस में हो जाएगा क्या, बिल्कुल वो माइनस में हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी निकालते तो आंसर 5/7 ही आता है XB। कैसे देख लो, सिंपल। हाँ सर हम XB चाहते हैं, 1 माइनस XA, बेटा तू कितना है, मैं 2/7 हूँ,
तो अब निकालोगे इसको, जब सॉल्व करोगे तो ये चलो मान लिया ये एक चीज़ क्या बनी 1/1, ये सिंपल 7 ले लिया और 1 7 माइनस 7 एकम 7, ये 2 हो गया क्या सॉल्व करने से, सामान्य सरल है ये, ठीक है। तो कितना बना बोलो 5/7 बना क्या, बोलो 5/7 ही तो आया था। तो वो तो सिंपल है, ये चीज़ अपने को पता है तो सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मोलेंस का पॉइंट पूरा हुआ, ठीक है। और चीज़ों को देखो, ये तो मैंने मोल में लिखा है सिंपली, यहाँ मोल दे रखे थे सभी के, ठीक है। यहाँ क्या दे रखे थे, मोल दे रखे थे। कई बार क्या होता है ग्राम में भी मात्रा दी जा सकती है, तो जब ग्राम में मात्रा दी जाती है तो उस पदार्थ को देखा करो, तो उस पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा है उसको क्या करा करो, ऊपर रख लिया करो। ग्राम में मात्रा उसको कहाँ रखोगे, ऊपर, और जो उसका मोलर द्रव्यमान है उसको नीचे। यानी मोल का मतलब अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान है। तो इन्हीं चीजों को क्या थोड़ा बहुत घुमा के जो है पूछ लिया जाता है। अगर कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है तो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर, ये समझ में आ गई होगी चीज, नोट करते जाया करो जिससे कि अपने को कॉन्फिडेंस आए, चीजें याद हो जाएं। अब एक लास्ट इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, यानी जो सांद्रता है, सांद्रताओं पर ऐसे लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन पर, सांद्रताओं पर टेम्परेचर यानी तापमान का प्रभाव है। टेम्परेचर का मतलब तापमान है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अपने पास 8-9 प्रकार की सांद्रताएं आई हैं अब तक अपन ने पढ़ा है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट, टेम्परेचर का प्रभाव, लॉजिकल है चीज। देखो मैंने ऐसे लिखा एक साइड में कि जैसे प्रतिशत वेट बाई वेट लिख लिया, क्लियर। फिर एक मैंने लिखा मोललता इधर, ठीक। फिर मैंने लिख लिया मोल अंश इधर लिख लिया, या पहले चलो मैं पीपीएम लिख देता हूँ, पीपीएम लिखा, पीपीएम सांद्रता। और अभी जो पढ़ रहे थे मोल अंश, ये भी इधर लिखा। ऐसे क्या कर रहे हो, नंबर से ही नहीं लिख रहे हो, तो देखते हैं क्यों नहीं नंबर से लिख रहा हूँ, क्या हम इसमें समझना चाहते हैं। और भी पॉइंट है सांद्रता के, जैसे सर क्या छूट गया, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक, और प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम, अच्छा हाँ जी। और सर मोलरता, मोलरिटी, ठीक। और क्या, और सर मोललता इसमें आ गई है, नॉर्मलता, हाँ जी नॉर्मलता भी है। और बताओ एक चीज और थी क्या, हाँ जी क्या, फॉर्मलता। ये सब, इस पर टेम्परेचर के प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सिंपल समझना होता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये इधर वाले, पहले ही कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग जो है ना, तुम लोगों पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे तापमान को कम किया या ज़्यादा किया, इसके इन सांद्रताओं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन देखिए ये जो इस प्रकार की जो सांद्रताएं हैं, इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, यानी यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर में परिवर्तन करोगे ना, टेम्परेचर में परिवर्तन करोगे तो ये सांद्रताएं चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी। सर ऐसे कैसे हम समझे इस चीज को, देखो बहुत ही आसान तरीका, मेरे को ये बताओ, विलेय की मात्रा ग्राम में, नीचे अपन लिखते थे विलियन की मात्रा भी ग्राम में। अच्छा यहाँ आयतन की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं ना, ग्राम में मात्रा। अच्छा मोललता में आपने क्या पढ़ा था, सर मोललता में हमने ये पढ़ा था कि ऊपर तो विलेय पदार्थ के मोल, हाँ मोल,
और नीचे क्या विलायक की मात्रा ग्राम, विलायक की मात्रा किलोग्राम में नहीं पड़ी थी क्या, विलायक की मात्रा किलोग्राम में, किसमें, मोललता वाले में। तो इसका मतलब इसमें भी जो नीचे जो टर्म मिल रही है अपन को वो आयतन की टर्म नहीं मिल रही, यहाँ पर मात्रा किलोग्राम में, यहाँ भी किलो, ये ग्राम या किलोग्राम में, आयतन वाली बात नहीं कर रहा मैं अभी भी। सर पीपीएम सांद्रता में करी थी क्या, नहीं करी थी, याद करो चाहे वो बिंदु कि पीपीएम सांद्रता में अपन ने करी थी या नहीं करी थी। बिल्कुल पीपीएम सांद्रता में क्या लिखा था ऊपर, अपन ने लिखा था विलेय पदार्थ के भार भाग बटा विलयन के भार भाग, भार भाग से मतलब वो ग्राम में रखते थे उसको हम, इसलिए पीपीएम पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा टेम्परेचर का। और मोल अंश में, अब मोल अंश में तो यार कोई आयतन की बात हुई ही नहीं है, अपन सीधे ये कहते थे कि साहब किसी घटक के मोल बटा कुल मोल, तो ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम, तो इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। फिर यहाँ पर सिंपली है ना, बातों को मैं दो तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। एक तो सिंपल ऐसे कि हाँ आप वेट मतलब ग्राम में मात्रा और आयतन को देख रहे हो, अब यहाँ देखते हो तो देखो सभी जगह वॉल्यूम, आई क्या वॉल्यूम, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन तुम्हें दिख रहा है क्या। मोलरता, मोलरता में भी आपने क्या बात करी थी, याद हो तो देखो, m बराबर ऊपर मोल, विलेय के मोल लिखते थे क्या, बटा विलियन का आयतन, ये लिखते थे क्या, हाँ जी। इसका मतलब इसमें भी क्या आया है, आयतन। और नॉर्मलता में भी क्या आयतन लिखते थे क्या, हाँ जी सर, नॉर्मलता में भी हम आयतन ही लिखते थे, यानी n बराबर मोल, ये सॉरी ग्राम तुल्यांक, सिंपल लिख रहा हूँ, ग्राम तुल्यांक बटा v, क्या इसमें भी v लिखते थे क्या, हाँ जी v। इसका मतलब यहाँ भी आयतन की बातें हो रही हैं, देखो आयतन की बातें, थोड़ा सा आयतन की बात, आयतन की बात, या आयतन की बात, आयतन की बात। और फॉर्मलता में भी निश्चित रूप से अगर मोलरता के साथ कुछ हो रहा है तो फॉर्मलता के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन इस बात को थोड़ा समझो कि साहब इसमें यार चेंज करने से, टेम्परेचर में चेंज करने से, टेम्परेचर में या तापमान में चेंज करने से ये इनमें परिवर्तन कैसे हो जाता है, तो आप बताओ। देखो एक साइड का मैं मिटाऊंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, उस बात को हम समझना चाहते हैं क्यों पड़ रहा है ये इफेक्ट। देखो बहुत ही गजब तरीके से समझ में आएगी चीज, बताओ मेरे को। देखो यार एक पात्र है मेरे पास, ठीक, ये पात्र है जी, और ठीक है यार ये बंद है, सही। और आप टेम्परेचर बना रहे हो, हाँ जी टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर अच्छा गर्म भी करोगे, हाँ गर्म भी होगा, सब होगा। ये इसको गर्म करने का है सिस्टम, ये जैसे भी बना है वैसे। और कोई सी भी चीज़ सोचो, यहाँ ये चीज़ क्या है, आयतन और टेम्परेचर। अच्छा एक चीज़ ये अपन पढ़ते हैं फिजिकली तरीके से कि जैसे अपन किसी भी पदार्थ के अगर अणुओं को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो ऊर्जा लेते होंगे, बिल्कुल। और ऊर्जा लेके क्या वो ज़्यादा डांस करते होंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल डांस करते हैं वो, यानी उनके बीच में जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या क्या पहले की तुलना में वो जो आयतन है वो ज़्यादा, जो जगह है वो ज़्यादा घेरेंगे क्या, बिल्कुल घेरेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो जो आपने वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। अणु क्या होंगे आपके दूर दूर टेम्परेचर की वजह से, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, आयतन में क्या होगा, परिवर्तन। यानी जैसे मान लो पहले ये पात्र इतना भरा हुआ था, ठीक, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो अणु एक दूसरे से टक्कर करने लगे, टेम्परेचर से ऊर्जा मिली, और मान लो अब वो जो है वो इतना हो गया ऐसे। हालांकि परिवर्तन बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन वो इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या, आयतन पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अगर आयतन बढ़ गया तो सांद्रता की जो टर्म है ये, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ रिजल्टेंट
अगर ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो इसका जो रिजल्टेंट, जो परिणाम आएगा, जो आंसर आएगा वो कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, यानी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। तो निश्चित रूप से यहाँ अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से यानी नीचे वाला, सभी में वॉल्यूम नीचे है, विलियन, टोटल विलियन के लिए सभी में नीचे है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है, वो जो सांद्रता है उस विलियन की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो सर वो पीछे वाला जो भी आपने मिटाया है उनमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा था। अरे यार एक बात बताओ, वहाँ पे मात्रा किस में थी, ग्राम किलोग्राम में थी क्या, आयतन की कोई बात होती थी क्या, नहीं। तो यार किलोग्राम में कोई परिवर्तन, मात्रा में थोड़ी परिवर्तन होगा। जैसे ये यहाँ से बंद है वो बंद है तो मात्रा तो उतनी ही है। हाँ यार मात्रा तो उतनी है, क्योंकि अगर खुला होता तो उसमें क्या होता, गर्म करने की वजह से वाष्प के रूप में उड़ के चला जाता। इसलिए उस वाली कंडीशन में जो है वो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता सांद्रता में, ये चीज़, क्योंकि वहाँ मात्रा ग्राम में है और ये है वॉल्यूम का सिस्टम। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होती है, इसीलिए यहाँ ये जो सांद्रता की जो टर्म है, सांद्रता की जो टर्म है वो तापमान के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये अपना सांद्रताओं पर जो है टेम्परेचर का प्रभाव था, और बहुत ही जो है, और इसको आप लोग जो है रिवाइज करना, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखो, जैसे जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, जिससे जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनके पास भी वीडियो पहुंच पाए। ये हम आशा करते हैं कि आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। थैंक यू।